हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आज की प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न एक ही यूनिट के टॉपिक से जो है वो लिए गए हैं। यूनिट कौन सा है हमारा? यूनिट है हमारा वस्त्र विज्ञान। और जो टॉपिक है उस यूनिट के अंदर का वो टॉपिक है जानता रेशा, जिसमें ऊन हमने पहले की प्रश्नोत्तरी में कर लिया था। आज हम लोग रेशम के विषय में जो है वो अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संपूर्ण जो हमारा सिल्क फाइबर है, रेशम जो है उसको जो है वो पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, हम लोग प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नोत्तरी को आरंभ करने से पहले आज मैं पहली बार आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर किया कीजिए। मैंने पहले कभी नहीं इस तरह से आप लोगों को कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को सही लगता है, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपको ज्ञानात्मक, भावात्मक तथ्य जो है पहुंचाने में कामयाब हो पाती हूं, तो ज़रूर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया कीजिए वीडियोस को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर के प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, रेशम एक डैश 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 रेशा है। रेशम एक कौन सा रेशा है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, खनिज, जंतु, वनस्पति, रासायनिक। क्विकली आप आंसर करेंगे। रेशम किस प्रकार का रेशा है बताएंगे आप। खनिज रेशा है, जंतु रेशा है, वनस्पति रेशा है या रासायनिक रेशा है। बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन सभी परीक्षाओं के यदि आप लोग दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है। आप ये समझ लें, नेट की परीक्षा के लिए, एलटी की परीक्षा के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, हर जगह पे आपके इस प्रश्न या इस टॉपिक के जो जितने भी प्रश्न हम लोग लेंगे, हर जगह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। क्विकली आंसर करें। रेशम एक कैसा रेशा है? खनिज रेशा है, जंतु रेशा है, वनस्पतिक रेशा है या रासायनिक रेशा है? तो यदि हम लोग खनिज रेशे की बात करते हैं तो आपको पता है खनिज रेशा जो है वो खनिजों से जो है हमें प्राप्त होता है। यदि हम लोग जांतव रेशे की बात करते हैं तो जांतव रेशे जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और यदि हम लोग रेशम की बात करते हैं तो रेशम जो है बेसिकली रेशम नाम के जो है वो रेशम के कीड़े से जो है ये प्राप्त हो रहा है। तो जो रेशम के कीड़े से जब ये तंतु हमें प्राप्त हो रहा है, ये रेशा हमें प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जीव जंतुओं वाले ग्रुप से जो है वो आ रहा है। जीव जंतु वाले ग्रुप से आ रहा है और जीव जंतु वाले ग्रुप से आ रहा है, तो ये क्या जानता होगा? क्या होगा? ये जांतव रेशा होगा। रेशम एक कौन सा रेशा है? खनिज, जंतु, वनस्पति या रासायनिक? तो ये एक जांतव यानी कि जंतु रेशा है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, जंतु की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें, ये जो है हमारे रेशम का कीट है, रेशम का कीट है, जिससे हम क्या करते हैं? रेशम तंतुओं की प्राप्ति करते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है, बहुत इजी भी है। आप क्विकली आंसर कर रहे हैं, तुरंत करते चलिए। रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, लचीले तने को खाते हैं या सभी को खाते हैं? क्विकली आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। मुझे पता है आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैम किस तरीके की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों को लेती हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न जब परीक्षाओं में आते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, बिल्कुल नहीं जलती है, गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है। तो बत्ती को गुल ना करें, आप इस तरह की प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करते रहें। रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? रेशम के कीड़े क्या खाते हैं बताएंगे आप। सूक्ष्म जीव खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाते हैं, लचीले तने खाते हैं या उपरोक्त सभी? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? जो रेशम के होते हैं वो शहतूत की पत्तियां खा करके अपने जीवन चक्र को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। क्या खाते हैं? शहतूत की पत्तियां खाते हैं। शहतूत के जो है वो पेड़ के ऊपर पलते हैं, ये रेशम का कीड़ा है। यदि आप रेशम के कीड़े की पूरी लाइफस्टाइल को देखना चाहें तो यहाँ पे जो है वो कुछ हद तक जो है हम लोग यहाँ पे लाइफस्टाइल को देख सकते हैं। और ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर जो है ये क्या करते हैं? यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, और ये पत्तियां खा करके ही ये अपने जीवन चक्र को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सभी प्राकृतिक रेशों में कौन सा तंतु अत्यधिक व्यावसायिक मूल्य रखता है? सभी प्राकृतिक तंतुओं में, सभी प्राकृतिक रेशों में
सभी प्राकृतिक रेशों में कौन सा तंतु अत्यधिक व्यावसायिक मूल्य रखता है? यानी कि जो कमर्शियल प्राइसिंग वाली जो बात होती है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महंगा मिलता है, महंगा बिकता है, जिससे हमें जिसको बेचने से जो है सर्वाधिक हमें इनकम प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन सा तंतु है? और तंतु में भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्राकृतिक तंतु की बात की जा रही है, नेचुरल फाइबर की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके पास कपास, लिनन, रेशम और ऊन। क्विकली आंसर करेंगे आप, कपास, लिनन, रेशम और ऊन। कौन सा ऐसा प्राकृतिक तंतु है जिसका व्यावसायिक मूल्य जो है वो सर्वाधिक होता है? क्विकली आंसर करें आप, कपास, लिनन, रेशम या ऊन। तो यदि आप देखने का प्रयास करें प्राकृतिक रेशों में से कौन से रेशों का व्यावसायिक मूल्य जो है वो सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक जो है वो किसका होता है? रेशम का होता है। जो रेशम से निर्मित वस्त्र होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, इनका रख रखाव जो है वो बहुत आसान नहीं है। कॉटन के वस्त्र, लिनन के वस्त्र, ऊन के वस्त्र कंपैरेटिवली हम रफ एंड टफ फिर भी रख सकते हैं, लेकिन रेशम का रख रखाव बहुत ही जो है वो यूनिक होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना होता है। इसकी साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई की प्रक्रिया भी इनके ऊपर जो है वो अलग तरीके से हमें अपनानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग व्यावसायिक मूल्यों की बात करें तो इनके जो व्यावसायिक मूल्य है ये भी अन्य प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? रेशम होगा। नेक्स्ट आते हैं, रेशम का जन्मदाता मानते हैं, किसको मानते हैं? रेशम का जन्मदाता किसको मानते हैं? भारत को मानते हैं, स्पेन को मानते हैं, चीन को मानते हैं या अमेरिका को मानते हैं? क्विकली आंसर करें। रेशम का जन्मदाता यानी कि रेशम को बनाने का या रेशम को प्रयोग करने का या रेशम से वस्त्रों के निर्माण का या रेशम के किसी भी प्रकार के प्रयोग का आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ? भारत से हुआ, स्पेन से हुआ, चीन से हुआ या अमेरिका से हुआ? बताएं आप, क्विकली आंसर करें। देखिए, यदि वस्त्र विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करें हम लोग और वस्त्र विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि अध्ययन को जारी रखें तो इस श्रृंखला में वस्त्र विज्ञान में जो है रेशम के जन्मदाता के रूप में चीन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चीन को जाना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रेशम का जो है वो प्रयोग, रेशम के तंतुओं का निर्माण, रेशम के तंतुओं से निर्मित होने वाले वस्त्र, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको नजर आती हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारी कथाएं वहाँ की प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चीन की महारानी सी लिंग ची, वो एक दिन अपने जो है बागान में बैठी हुई थी, बगीचे में बैठी हुई थी, बगीचे में बैठ करके चाय पी रही थी, ऐसी कहावत कही जाती है। चाय पी रही थी और चाय पीते पीते अचानक उन्होंने जो है एक वृक्ष पर देखा जो वहां पे कुछ जो है उनको कोकून सा लटका हुआ नजर आया, कुछ लटका हुआ सा दिखा। उन्होंने उसको तोड़ करके अपने जो बाकी बची हुई चाय थी, गर्म चाय थी, उसमें जो है उसको डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसको देखा तो वो जो कोकून था वो बिल्कुल अविरल चमकता हुआ सा प्रतीत हुआ। उन्होंने और भी कई सारे जो है वो तोड़ करके गर्म जो है वो भाप में, गर्म पानी के अंदर जो है उसको डालने का प्रयास किया और इससे जो है वो चमकदार रेशे जो उनको प्राप्त हुए और उनसे उन्होंने सर्वप्रथम वस्त्रों का निर्माण किया। तो चाइना के परिप्रेक्ष्य में, चीन के परिप्रेक्ष्य में रेशम के जो है ये इस प्रकार की जो है वो बातें हमें देखने को मिलती हैं। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में भी हमारे पौराणिक कथाओं में बहुत सारे जगहों पे जो है आपको रेशम की चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। लेकिन जब पुस्तकों की हम बात करते हैं कि पुस्तकों में किसमें जो है जन्मदाता के रूप में जो है किस देश को माना गया है, तो चीन को जो है रेशम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चीन की महारानी सी लिंग ची को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? मैंने अभी जो है वो जिक्र किया आपके सामने। इनका नाम सी लिंग ची को किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है कपास की देवी के रूप में, दूसरा ऑप्शन है जूट का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाली महिला के रूप में, रेशम की देवी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। क्विकली आंसर करें। यदि पहले वाला प्रश्न आपने सही से सुना, देखा, समझा तो ये वाले का आंसर आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तुरंत आप आंसर करें। चीन की महारानी सी लिंग ची को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि एक बागान में वो बैठी हुई थी, बगीचे में बैठी हुई थी और बैठे बैठे उन्होंने कुछ कोकूनों को देखा और अपनी जो चाय वो पी रही थी, बची हुई चाय में डाला उन्होंने, और डालने के पश्चात उन्होंने देखा कि बिल्कुल बहुत ही चमकदार कोई वस्तु उनके सामने नजर आ रही है जो कि रेशे के रूप में है। उन्होंने उस रेशे को लिया और उनसे जो है वो
वस्त्र का निर्माण आरंभ कर दिया। तो सर्वप्रथम चूंकि उन्होंने वस्त्र का निर्माण आरंभ किया, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इसको यूज में लिया और वस्त्र इससे निर्मित किए, इसलिए चीन में जो है वहां पे चीन में सी लिंग ची को जो है चीन की महारानी को रेशम की देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर चीन की महारानी सी लिंग ची को किस रूप में जाना जाता है? तो रेशम की देवी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में रेशमी वस्त्रों के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? भारत में रेशमी वस्त्रों के प्रमाण मिलते हैं। हम मानते हैं कि भारत में भी जो है वो रेशमी वस्त्रों की परंपरा सदियों से चली आ रही है, काफी प्राचीन कालीन, अति प्राचीन काल से हम रेशम का प्रयोग कर रहे हैं। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? क्विकली बताएंगे आप। ग्रंथों से मिलते हैं, रामायण में मिलते हैं, महाभारत से मिलते हैं, या सभी से मिलते हैं? तुरंत आंसर कीजिए आप। ग्रंथों से मिल रहे हैं, रामायण से मिल रहे हैं, महाभारत से मिल रहे हैं, या सभी से मिल रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर तो आपको तुरंत आना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते कम से कम यदि वस्त्र विज्ञान हम भी पढ़े तो भी हमें पता चलना चाहिए कि सदियों से जो है हम लोग जो रेशम का प्रयोग कर रहे हैं, एक भारतीय होने के नाते जो है हमें इनके प्रमाण कहाँ कहाँ दिखते हैं? क्विकली बताएं आप, क्विकली आंसर करें। तो देखिए, भारत में रेशमी वस्त्रों के प्रमाण मिलने के जो साक्ष्य हैं हमारे पास कई ग्रंथों में मिलते हैं। अनेक ग्रंथों की कई कथाओं में जो है हमें ये देखने को मिलते हैं। यही नहीं, कई कहानियां भी प्रचलित हैं भारत में। यदि देख, हमने पहले बात की कि जो चाइना है, चीन है, चीन से जो है एक तरीके से रेशम का उत्पादन आरंभ हुआ, या चीन के को रेशम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चीन का विवाह जब भारत के एक राजकुमार से हुआ तो ऐसा माना जाता है कि चीन से जो है क्या हुआ, रेशम भारत आया। यही से जो है वो रेशम की परंपरा या रेशम के प्रयोगों का जो है वो आरंभ हुआ। तो इस तरीके से कई पौराणिक कथाएं हैं, ग्रंथ है, वहां से हमें जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। रामायण में यदि हम लोग देखें तो वाल्मीकि जी जो बखान करते हैं, वाल्मीकि जी जो बताते हैं कि जिस समय राम और सीता लक्ष्मण के साथ वनवास गए थे, उस समय में सीता पहनी हुई थी। तो रेशम का प्रचलन हमें रामायण में भी दिखता है। महाभारत की यदि हम लोग बात करें तो महाभारत को यदि आप अध्ययन में लें तो उसमें भी जो है लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने जो है पीताम्बर रेशम जो है वो धारण करके रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके के साक्ष्यों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करें तो हमें जो है ये साक्ष्य रेशम से संबंधित ग्रंथों में भी मिलेंगे, रामायण में भी मिलेंगे, महाभारत में मिलेंगे। इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भारत में रेशमी वस्त्रों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो ग्रंथों में भी मिलेंगे, रामायण में भी मिलेंगे और महाभारत में भी मिलेंगे। उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में कौन सा राज्य रेशम के उत्पादन के लिए मशहूर है? भारत में कौन सा राज्य रेशम के उत्पादन के लिए क्या है, मशहूर है? बताएंगे आप। मैसूर, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त सभी। मैसूर, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त सभी। क्विकली आंसर करें आप। फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। अगर प्रश्न ऐसा कोई परीक्षाओं में आता है तो सीधा आप टिक करें। भारत में कौन सा राज्य के उत्पादन के लिए मशहूर है? मैसूर, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, या सभी? जी हाँ, यदि हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में मैसूर भी फेमस है रेशम के लिए, कर्नाटक भी फेमस है रेशम के लिए, और जम्मू कश्मीर भी फेमस है रेशम के लिए। ठीक है, ये तीनों ही राज्य क्या है, रेशम के लिए फेमस है। उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में कौन सा राज्य रेशम के उत्पादन के लिए मशहूर है? तो मैसूर, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ये तीनों ही क्या है, रेशम के लिए मशहूर हैं। सेरीकल्चर होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने अपने विद्यालयी समय में, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विद्यालय में रहे होंगे 8th या 9th क्लास में, आपने ये जरूर पढ़ा होगा। सेरीकल्चर होता है, क्या होता है? जूट की खेती होती है, मछली पालन होता है, रेशम के कीड़ों को पालना, या फिर उपरोक्त सभी। क्विकली आंसर करें। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर क्या है बताएं। जूट की खेती करना सेरीकल्चर है, मछली को पालना सेरीकल्चर है, या रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर है? तो क्विकली आंसर करें आप। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों को जो हम लोग बाकायदे पालते हैं उनका पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट टाइम, रेशम के कीड़े का जीवन काल होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जीवन काल होता है कितने समय का होता है? 6 माह का होता है,
5 माह का होता है, 2 माह का होता है या 1 माह का होता है? क्विकली आंसर करेंगे। रेशम कीड़े का जीवन काल कितना होता है? 6 माह, 5 माह, 2 माह या 1 माह? तुरंत बताएंगे आप। 6 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, 2 महीने का होता है या 1 महीने का होता है? रेशम के कीड़े का जो संपूर्ण जीवन चक्र है वो कितने काल तक या कितने दिनों तक होता है, कितने महीनों तक होता है, यहाँ पे पूछा गया है। बताएं आप। 6, 5, 2 या 1? रेशम के कीड़े के जीवन काल की हम लोग बात कर रहे हैं, और रेशम के कीड़े का यदि जीवन काल हम लोग देखें तो संपूर्ण जीवन काल यहाँ पे एक जो है वो बना, देन फिर लार्वा, फिर कोकून, और उससे जो है वो अडल्ट जो है वो कीड़ा आपका बनता है। तो यदि हम लोग अंडे की बात करते हैं, जब जो है रेशम के कीड़े से जब अंडे की प्राप्ति की जाती है तो इसको जो है 12 से 15 दिन तक जो है तकरीबन प्रकाश वाली स्थान पे जो है वो रखा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम लोग देखें तो 15 दिन तो यहाँ लग जाते हैं। देन फिर अंडे से जो है वो लार्वा में जब वो परिवर्तित होता है तो लार्वा चूंकि बहुत छोटा होता है और उसे जो है खाने के लिए शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं, और धीरे धीरे खाते खाते तकरीबन उस पोजीशन में या उस अवस्था के अंतर्गत 4-5 अवस्थाओं से होकर के जो है ये कीड़े का जीवन चक्र गुजरता है, जिसमें तकरीबन 30 दिन का समय पूरा लग जाता है। और इस तरीके से जो है वो लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा में जब कन्वर्ट होता है तो प्यूपा में आने के पश्चात जो है कुछ जो है वो श्रावण होता है, श्रावण से जो है वो कोकूनों का निर्माण करता है, और संपूर्ण कोकूनों का निर्माण करने के पश्चात जो है वो निष्क्रिय अवस्था में 10-12 दिन रह करके उसमें निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिनसे हमें फाइन कोकूनों की प्राप्ति होती है। अब यदि हमें जो है रेशम के रेशे के लिए हमें यदि कोकूनों की प्राप्ति करनी है तो हम उनको भाप में जो है वो डालते हैं या गर्म पानी में डालते हैं, जिससे जो है हमें तंतुओं की प्राप्ति होती है। और यदि हमें उस कीड़े को छोड़ना है कि फर्दर जो है वो हम आगे जो है और कीड़ों की प्राप्ति इनसे करते रहें, तो हम उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। जो कीड़ा होता है देन कोकूनों से जो है वो वापस निकलता है, तो निकलने के पश्चात वाला भी जो रॉ पार्ट बचा होता है, हालांकि उसको भी जो है कई बार जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। फाइन सिल्क वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस सिल्क को भी जो है वो प्रयोग में लिया जाता है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण जीवन काल है तकरीबन यदि देखा जाए तो 60 डेज के आसपास का होता है, 2 महीने के आसपास का होता है। तो प्रश्न पूछा गया रेशम के कीड़े का जीवन काल होता है, कितना होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 माह का होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशम के कीड़े की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? रेशम के कीड़े की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? प्यूपा होता है, अंडा होता है, लार्वा होता है या कीड़ा होता है? बहुत आसान है। अभी जो है अवस्थाओं के विषय में मैंने आपको बताया है, प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा। तुरंत बताएं आप, द्वितीय अवस्था जो है वो क्या होता है? द्वितीय अवस्था क्या होता है ये यदि समझें तो हम लोग जो है यहाँ पे अवस्थाओं को जो है वो सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। यदि प्रथम की बात करें तो अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, और चौथा क्या होता है? कीड़ा। तो यहाँ पे जो है वो द्वितीय अवस्था के बारे में पूछा गया है। द्वितीय अवस्था कौन सी है? लार्वा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा या थर्ड ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रेशम का संगठन है। रेशम किन किन रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना है, या कौन कौन से तत्व इसके अंदर देखे जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सभी? रेशम के संगठन में कौन कौन शामिल है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सभी? क्विकली आंसर करें। रेशम का संगठन है, रेशम का संगठन यानी कि कंपोजिशन, रेशम का कंपोजिशन है। क्विकली बताएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सभी? देखिए, रेशम के संगठन की यदि हम लोग बात करते हैं तो रेशम के संगठन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। इसके साथ साथ एक तत्व यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है ना, ये भी होता है। तो कंपोजिशन की यदि बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तत्वों से जो है ये मिलकर के बना है। तो यदि संगठन पूछा जा रहा है, इसका संगठन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यदि ये तीनों हैं तो उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। रेशम के कीड़े के मुख ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव होता है, जो तृतीय अवस्था है रेशम के कीड़े की, प्यूपा की जब अवस्था आती है तो उस समय पे जो है रेशम के कीड़े की मुख ग्रंथियों से जो है वो कुछ लार निकलते हैं, कुछ स्राव होते हैं। वो क्या होते हैं बताएं? ए है सेरेसिन,
बी है फाइब्रिन, सी है उपरोक्त दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं? क्विकली आंसर करें। सेरेसिन, फाइब्रिन, दोनों या कोई नहीं? रेशम के कीड़े के मुख ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव कौन सा होता है? सेरेसिन, फाइब्रिन, दोनों या कोई नहीं? क्विकली आंसर करें। देखिए, रेशम के कीड़े की जो मुख ग्रंथियां होती है उससे निकलने वाला जो श्रावण होता है सेरेसिन भी होता है। सेरेसिन जो है वो उससे जो है वो श्रावित होता है, और फाइब्रिन भी होता है, एक तरीके का गोंद है, ये भी क्या होता है? श्रावित होता है। इन दोनों से मिल करके वो क्या करता है? कोकूनों का निर्माण करता है। तो सेरेसिन जो है बेसिकली यदि देखा जाए तो वो श्रावित करता है, और फाइब्रिन जो श्रावित हो रहा है उससे जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे में जो है वो लिपटे हुए होते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का श्रावण वो क्या करता है। तो रेशम के कीड़े के मुख ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव कौन सा है? तो सेरेसिन भी होता है और फाइब्रिन भी होता है, दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम में कितने रेशे नजर आते हैं? जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं रेशम के तंतुओं को तो उसमें कितने रेशे नजर आते हैं? कितने रेशे नजर आते हैं? 2, 3, 5 या 1? केवल 1। 2, 3, 5 या केवल 1? क्विकली आंसर करेंगे आप। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम में कितने रेशे नजर आते हैं? 2, 3, 5 या केवल 1? देखिए, जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से रेशम के तंतुओं को देखने का प्रयास करते हैं, एक यदि मान लीजिए रेशम का तंतु हम लेते हैं, यदि ये हमारा जो है वो रेशम का तंतु है, तो इसको जो है जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये 2 भागों में हमें दिखता है। कितने भागों में दिखता है? 2 भागों में दिखता है। एक में तो कुछ इस तरीके की खड़ी धारियां सी जो है वो नजर आती हैं इस तरह से, और एक भाग जो है कुछ इस तरीके से जो है वो चकत्ता नुमा जो है वो नजर आता है। तो जब भी हम देखते हैं तो ये 2 पार्ट्स में जो है हमें नजर आता है। जो रेशम के तंतु होते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी से इनको हम लोग देखते हैं तो ये जो है 2 पार्ट्स में हमें नजर आते हैं। एक पार्ट जो है हमें इधर नजर आता है, ये नजर आता है, और एक पार्ट हमें ये नजर आता है। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम के कितने भाग नजर आते हैं? 2 भाग नजर आते हैं। स्वनिर्मित या जंगली रेशम होता है, कैसा होता है? स्वनिर्मित या जंगली रेशम कैसा होता है? पतला, मुलायम, खुरदुरा या उपरोक्त सभी? क्विकली आंसर करेंगे आप। पतला होता है, मुलायम होता है, खुरदुरा होता है या उपरोक्त सभी होता है? जो स्वनिर्मित या जंगली रेशम की यहाँ पे बात की जा रही है, जंगली रेशम की यहाँ पे बात की जा रही है, वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, खुरदुरे होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जब प्रश्नोत्तरी मैंने टेलीग्राम में कराया था तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी ने क्या किया था? गलत किया था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि पतला भी होगा, मुलायम भी होगा। रेशम है तो पतला होगा, रेशम है तो मुलायम होगा, रेशम है तो थोड़ा खुरदुरा होगा, उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये चीज होगा। लेकिन ये गलत है। जब हम स्वनिर्मित यानी कि जंगली रेशम की बात करते हैं तो जंगली रेशम जो है वो कंपैरेटिवली जो हमारा रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशम है उससे जो है वो मोटा होता है, तो पतला तो बिल्कुल भी नहीं होता जंगली रेशम। जंगली रेशम जो है कहीं ना कहीं मुलायम भी होता है, जब पतला नहीं होता है तो मुलायम भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं खुरदुरापन उसमें लिए हुए होता है थोड़ा सा। यदि हम लोग जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशम है, एक्चुअल रेशम है वो, या फिर जो हम जंगली रेशम को टच करते हैं वो, दोनों में यदि हम लोग स्पर्श को देखें तो इस में जो है जो जंगली रेशम है वो कंपैरेटिवली खुरदुरापन लिए हुए होता है, थोड़ा सा जो है वो रफनेस वहां पे हमें दिखती है। ऑल्दो स्मूथ तो वो भी होता है, लेकिन जब हम जो है रेशम के कीड़े वाले रेशम से जब कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा जो है वो 19 ही दिखता है। तो ये क्या होता है? खुरदुरा होता है। तो जब पतला नहीं है, मुलायम नहीं है, तो उपरोक्त सभी तो वैसे ही नहीं होगा। जब ये है नहीं, ये है नहीं, तो उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। खुरदुरा जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। स्वनिर्मित या जंगली रेशम क्या होता है? खुरदुरा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशम का रेशा होता है, रेशम का रेशा होता है, कैसा होता है? हल्के सफेद रंग का होता है, क्रीम रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, या उपरोक्त सभी रंग का होता है? जो रेशम का रेशा होता है वो कैसा होता है? रेशम का जो तंतु होता है वो कैसा होता है? रंग की बात हो रही है। हल्के सफेद रंग का होता है, क्रीम रंग का होता है, या हल्के पीले रंग का होता है, या सभी रंग का होता है? जब हम रेशम के तंतुओं की बात करते हैं तो हल्के सफेद रंग के हमारे पास रेशम के तंतु अवेलेबल हो पाते हैं।
हम देखते हैं इनको। क्रीम रंग के रेशम के तंतु भी जो है वो खूब अवेलेबल होते हैं, ये भी देखने में मिलते हैं। हल्के पीले रंग के भी जो है वो रेशम के तंतु खूब हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये तीनों ही रंग के ये तंतु अवेलेबल होते हैं तो उपरोक्त सभी रंग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। रेशम में चमक होती है, कैसी चमक होती है? रेशम में किस प्रकार की चमक होती है? रेशम के अंदर जो शाइनिंग होती है, रेशम पे जो हम लोग शाइनिंग देखते हैं वो कैसी होती है? परिसज्जा युक्त होती है, यानी कि हम फिनिशिंग कोई करते हैं, फिनिशिंग वर्क के पश्चात हमें वो शाइनिंग दिखती है। प्राकृतिक होती है, रेशम पे जो है वो नेचुरली जो है वो शाइनिंग मौजूद होती है। उपरोक्त दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? क्विकली आंसर करें। रेशम में जो चमक होती है, जो चमक होती है वो कैसी होती है? परिसज्जा युक्त होती है, प्राकृतिक होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है? क्विकली आंसर करें। यदि हम लोग रेशम की बात करते हैं तो रेशम फेमस ही है चमक के लिए। ये क्या होता है? चमकदार होता है। इसमें अलौकिक चमक होती है, अलौकिक शाइनिंग होती है, स्मूथनेस होती है, जिसको देख करके हमारा हमारा जो है उस तंतु के प्रति, उस तंतु से निर्मित वस्त्र के प्रति जो है आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या यदि हम उसको अपने शरीर पे धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अलग ही अनुभूति जो है वो प्राप्त होती है, एक अलग ही आभास हमारे पास होता है। औरों से हम अपने आप को थोड़ा सा भिन्न समझने लगते हैं, एक क्लासी लुक हमारे अंदर आने लगता है। और ये सब आने का, ये सब फील करने का, ये सब सोचने का रीजन क्या होता है? हमारे पास जो तंतु या तंतु से निर्मित वस्त्र है, उस वस्त्र पर मौजूद जो चमक है, जो शाइन है वो। और ये जो चमक और ये जो शाइन होती है, ये क्या होती है? ये प्राकृतिक होती है, ये नेचुरली उस तंतु के अंदर मौजूद होती है। रेशम अपने अलौकिक चमक के कारण ही पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया में जो है इस तंतु से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, प्रचलन में है। किसके लिए? प्राकृतिक चमक के लिए। नेक्स्ट आइए। रेशम के तंतु जब भींगते हैं तो इनकी मजबूती क्या होती है? रेशम के तंतुओं को जब हम भिगाते हैं पानी में, जब वो भीगते हैं तो इनकी मजबूती और बढ़ जाती है, यानी कि जब वो सूखी अवस्था में है तो क्या गीली अवस्था में वो और भी मजबूत हो जाते हैं? सामान्य रहती, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम हो जाती है, यानी कि सूखी अवस्था से जब गीली अवस्था में आते हैं तो इनकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है, या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है? क्विकली आंसर करें। रेशम के तंतु जब भीगते हैं तो इनकी मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, सामान्य रहती है, कम हो जाती है, या सभी सही? देखिए, जो रेशम के तंतु होते हैं, रेशम के तंतु जब भींगते हैं तो भींगी हुई अवस्था में जो है कंपैरेटिवली सूखी अवस्था से क्या होते हैं? ये थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, जिस समय ये भींगते हैं तो भींगने की अवस्था में ये क्या होते हैं? थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन वही भींगे हुए तंतु से निर्मित वस्त्र जब पुनः सूख जाते हैं तो सूखने पे ये पुनः अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपनी अवस्था के अनुरूप ये मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। तो सूखी अवस्था में जो है ये मजबूत होते हैं, जब गीले होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि तंतु जब भींगते हैं तो इनकी मजबूती क्या होती है? तो इनकी मजबूती कम हो जाती है। भींग वापस जब ये सूखते हैं तो पुनः इनकी मजबूती क्या होती है? वापस आ जाती है, ये मजबूत हो जाते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। प्राकृतिक रेशों में प्रतिस्कंदन किसमें सर्वाधिक होता है? जो प्राकृतिक रेशा है, यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स है, उन फाइबर्स के अंदर कौन सा रेशा है, यानी कि किस में सर्वाधिक प्रतिस्कंदन होता है? कपास में, जूट में, रेशम में या ऊन में? प्राकृतिक रेशों में प्रतिस्कंदन किसमें सर्वाधिक होता है? कपास में, जूट में, रेशम में या ऊन में? तो यदि हम लोग प्रतिस्कंदन की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वो ऊन में जो है वो पाया जाता है। जब इसको क्रश करके हम छोड़ते हैं तो क्रश करके छोड़ने के बाद जो है ये क्या होते हैं? पुनः अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जो है सर्वाधिक की यदि बात करते हैं तो प्रथम स्थान तो इसका है, और उसके पश्चात जो है रेशम की बात होती है, इसका स्थान प्रतिस्कंदन के मामले में जो है वो द्वितीय है। क्या है? द्वितीय है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है प्राकृतिक रेशों में प्रतिस्कंदन किसमें सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक की यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वो ऊन में होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशमी वस्त्रों में नमी सोखने की क्षमता होती है, कितनी होती है? केवल 5%, केवल 10% तक, 20% तक, या 25% से अधिक? रेशमी वस्त्रों में नमी सोखने की क्षमता
कितनी होती है? केवल 5% तक, यानी कि 1%, 2%, 3 या 5 तक जो है केवल 5% तक, 10% तक, 20% तक या 25% से भी अधिक। क्विकली आंसर करें आप। वस्त्रों में, रेशमी वस्त्रों में नमी सोखने की क्षमता कितनी होती है? देखें, रेशमी वस्त्रों में नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो 10% तक होती है। नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? 10% तक होती है। रेशमी वस्त्रों में यदि वस्त्रों ने नमी को सोखा हुआ है तो जब हम उसको जो है नमी फ्री करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से जो है नमी उन वस्त्रों के अंदर से शीघ्रता से नहीं जाती है। जब हम उसको स्पर्श करते हैं, वस्त्र को स्पर्श करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि नमी जो है उसके अंदर मौजूद होती है। तो शीघ्रता से जो है वो नमी वस्त्रों के अंदर से नहीं जाती है। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया नमी सोखने की क्षमता कितनी होती है, तो क्षमता जो है वो 10% तक होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशमी वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण का प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? अनुकूल पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है, सामान्य पड़ता है या उपरोक्त सभी? रेशमी वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण का प्रभाव किस प्रकार का पड़ता है? अनुकूल, यानी कि यदि रगड़ रहे हैं और उस पर घर्षण कर रहे हैं तो किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है, हमारा वस्त्र जो है सामान्य स्थिति में पड़ा हुआ है। प्रतिकूल, यानी कि वस्त्र जो है वो नष्ट हो रहे हैं। सामान्य मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सो एंड सो है। एंड उपरोक्त सभी, यानी कि सभी करेक्ट हैं। तो बताएं आप, रेशमी वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण का प्रभाव कैसा पड़ता है? देखें, चूंकि रेशम के हम लोग वस्त्रों की बात कर रहे हैं, जो रेशमी वस्त्र हैं ये क्या होते हैं, इनके सतह की यदि हम लोग बात करें तो ये जो सतह होती है ये क्या होती है? चमकदार होती है। सतह क्या होती है? चमकदार होती है, पतली भी होती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ही फिसलन युक्त भी होती है, ठीक है। तो इतने सारे ये गुण जो है ये रेशमी वस्त्रों के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। इनकी सतहों को यदि हम लोग देखें, यदि स्पर्श करने की कोशिश करें, ये चमकदार तो देखने में होती हैं, पतली भी होती हैं। जो वस्त्रों की जो थिकनेस है वो क्या है? पतली है और फिसलन युक्त तो होती है, बहुत स्मूथ होती है। तो यदि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी के अनुरूप आ रहे हैं तो जब हम इन पे रगड़ और घर्षण डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो सतह है वो क्या होती है? थोड़ी खुरदुरी होने लगती है, थोड़ी हमें जो है जब हम लोग टच करते हैं तो जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाती है, थोड़ी दरदरापन जो है उनमें दिखाई देता है। तो यदि हम लोग जो सतह चमकदार है, पतली है, वो यदि आपको खुरदुरी जो है वो महसूस होने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिकूल से मतलब विपरीत या फिर हानिकारक भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना? क्या पड़ रहा है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो रेशमी वस्त्रों पर जब रगड़ और घर्षण का प्रभाव पड़ता है तो ये प्रभाव जो है वस्त्रों पे क्या होता है? प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल यानी कि जो विपरीत है या फिर हानिकारक है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। लगभग कितने ताप पर रेशम के तंतु नष्ट होने लगते हैं? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे? लगभग कितने ताप पर रेशम के तंतु नष्ट होने लगते हैं? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे? देखिए, जो रेशम के तंतु होते हैं वो यदि हम लोग अन्य तंतुओं से कंपेयर करें तो ताप सहने की क्षमता जो है थोड़ी सी इनमें थोड़ी कम ही होती है। तो जब हम लोग जो है वो इस पे आयरन करते हैं तो आयरन वाले स्थान पे यदि आयरन को हम बहुत ज्यादा हीट करके यदि हम लोग वस्त्रों पे अप्लाई करते हैं तो वहां के रंगों पे जो है उसका प्रभाव देखने पे मिलता है। यदि हम लोग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हम लोग ले करके यदि वस्त्रों पर ताप को जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये जो रेशम के तंतु हैं ये क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे यहाँ से नष्ट होने लगते हैं। तो प्रश्न है, लगभग कितने ताप पर रेशम के तंतु नष्ट होने लगते हैं? तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश में रेशम के तंतु के होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? जब सूर्य का प्रकाश रेशम के तंतु पर पड़ता है तो रेशम के तंतु क्या होने लगते हैं? निर्बल होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, निर्बल होकर के नष्ट हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? क्विकली आंसर करें आप। सूर्य के प्रकाश में रेशम के तंतु कैसे होने लगते हैं? निर्बल होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, निर्बल होकर के नष्ट होने लगते हैं या इनमें से कोई नहीं?
देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की हम लोग बात करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में जो है एक साथ यदि हम लोग इस प्रकाश को डालते हैं रेशम के वस्त्र पर या रेशम पर, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रकाश आया और एक बार में ही तंतु नष्ट हो गए। अगेन एंड अगेन जब हम लोग प्रकाश का प्रयोग करते हैं उन वस्त्रों के ऊपर, तो वस्त्र जो है वो निर्बल होने लगते हैं और निर्बल होने के साथ-साथ जो है वो धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो एक दिन या एक क्षण के पड़ने से जो है वो वस्त्र हमारे खराब नहीं होते हैं। लेकिन सूर्य का केवल यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में रेशम के तंतु की बात की गई है कि सूर्य के प्रकाश में रेशम के तंतु कैसे होने लगते हैं। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में रेशम को जो है वो अगेन एंड अगेन रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वस्त्र हमारे निर्बल होकर के नष्ट होने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारे वस्त्र जो है धीरे-धीरे निर्बल होकर के नष्ट होने लगते हैं। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशम के वस्त्रों पर किस प्रकार के साबुन का प्रयोग करना चाहिए? बताएं आप। नरम, मृदु, उदास प्रकृति का या उपरोक्त सभी का? रेशम के वस्त्रों पर किस प्रकार के साबुन का प्रयोग करना चाहिए? क्विकली आंसर करें। नरम, मृदु, उदास प्रकृति का या उपरोक्त सभी का? देखिए, जो रेशमी वस्त्र होते हैं, जब हमने उनकी सतह की बात की, तो सतह जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। सतह क्या होती है? स्मूथ होती है, फिसलन युक्त होती है। तो इसमें क्या होते हैं, जो धूल गर्द के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा जमते नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बैठते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं रहते हैं, कम ही लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इन वस्त्रों को धोना होता है, तो अत्यंत कठोर साबुन का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। तो रेशम के वस्त्रों पर, जो रेशम के वस्त्र हैं, उन पर जब हम लोग सफाई की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हम नरम साबुन का प्रयोग करते हैं, मृदु साबुन का प्रयोग करते हैं और उदास प्रकृति के साबुनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। फफूंद का प्रभाव रेशम पर कैसा पड़ता है? फफूंद का प्रभाव रेशम पर पड़ता है, किस प्रकार का पड़ता है? बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, हानिकारक पड़ता है, अनुकूल पड़ता है या इनमें से कोई नहीं? क्विकली आंसर करें। फफूंद के प्रभाव की बात की जा रही है, किस पर? रेशम पर। नहीं पड़ता है, हानिकारक पड़ता है, अनुकूल पड़ता है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, हम लोग रेशम के वस्त्रों पर फफूंद के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेशम के वस्त्रों पर फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रेशम के वस्त्र होते हैं उन पर फफूंद नहीं लगती है। लेकिन कई जगहों पे आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्रों पर जो है वो फफूंद लग जाते हैं। तो वो कैसे लगते हैं? जो रेशम के वस्त्र होते हैं, रेशम के वस्त्र पर फफूंद नहीं लगते हैं। यदि रेशमी वस्त्रों पर किसी तरीके से हमने कोई परिसज्जा कर रखी है या फिर हमने कलफ का प्रयोग कर रखा है, तो उस कलफ के प्रयोग के कारण यदि उस वस्त्र को हम किसी नम स्थान पे रख देते हैं, तो कलफ के कारण जो है उस पे फफूंद लगते हैं। रेशमी वस्त्रों पर डायरेक्ट फफूंद कभी नहीं लगते हैं। रेशमी वस्त्रों पर फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी तरीके से हमने माड़ या कलफ का प्रयोग उन वस्त्रों पे कर रखा है, तो उनमें नमी यदि बरकरार रह गई है, नमी होने के कारण फफूंद लग सकते हैं। तो प्रश्न, फफूंद का प्रभाव रेशम पर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। रेशम पे के वस्त्रों पर फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में रेशम का तंतु होता है, अपनी अवस्था में रहता है, अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, वस्त्र वैसे ही बने रहते हैं या उपरोक्त सभी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में रेशम के तंतु कैसे रहते हैं? अपनी अवस्था में ही रहते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज उनकी होती है वो सारी प्रॉपर्टीज के साथ वो वैसे के वैसे मेंटेन रहते हैं। अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत शीघ्रता से जो है वो नष्ट होने लगते हैं। वस्त्र वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, यानी कि उनसे निर्मित होने वाले जो वस्त्र हैं, तंतुओं से निर्मित होने वाले जो वस्त्र हैं, वो ऐसा हम बना करके छोड़ रहे हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में लाते हैं तो वैसे ही वस्त्र पूरे के पूरे बने रहते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्विकली आप आंसर करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये तीव्र और शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, तीव्र और शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल होता है और इसके प्रभाव में आकर के जो हमारे तंतु होते हैं, तंतु जो है इनके ऊपर क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तंतु नष्ट होने लगते हैं, तंतु नष्ट होने लगते हैं।
धीरे-धीरे जो है जब इनके संपर्क में आते हैं हमारे रेशम के तंतु, तो तंतु क्या होते हैं, धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं, तो इनके ऊपर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में रेशम के तंतु अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, तंतु क्या होते हैं, धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं। याद रखेंगे आप। इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तरी में रेशम यानी कि जो जांतव जगत से प्राप्त होने वाले तंतु हैं, रेशम के विषय में जो है हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस जो है वो करने का प्रयास किया। आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और मैंने प्रयास किया कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जो पार्ट्स हैं, जो कंटेंट के पार्ट हैं, उन सब से निकाल करके मैंने प्रश्नों को बनाया है। तो अगर ये आप इन प्रश्नों को भी ढंग से तैयार कर लेंगे तो आपके टॉपिक जो है वो कहीं न कहीं आपको तैयार होते हुए नज़र आएँगे। थोड़ा-सा गैप लग गया हमारी प्रश्नोत्तरी में और ये गैप जो है थोड़ा-सा अस्वस्थ होने के कारण लगा है। बाकी हमारी प्रश्नोत्तरी जो है अब ये आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं हम फिर अगली प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।